यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह का पाठ 2 मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो पाठ को पढ़ने से पूर्व लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है में हुआ। ये हिंदी की एक प्रमुख कथाकार थी। अब है कृष्णा सोबती की प्रमुख रचनाएं। जिंदगी नामा, दिल्लो दानिश, ऐ लड़की, समय सरगम, ये तो है कृष्णा सोबती जी के उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से हैं? जिंदगी नामा, दिल्लो दानिश, ऐ लड़की, समय सरगम। कहानी संग्रह डार से बिसूरी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये तो है कृष्णा सोबती जी के कहानी संग्रह। हम हसमत, शब्दों के आलोक में शब्द चित्र और संस्मरण हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। कथा साहित्य में, हिंदी के कथा साहित्य में कृष्णा सोबती लेखिका का प्रमुख स्थान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना। लेखिका कृष्णा सोबती जी मानती हैं कि लिखना कम, लेकिन जो लिखा है वो कुछ विशिष्ट होना चाहिए। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। अर्थात हमेशा हमेशा के लिए उनको याद किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है हिंदी साहित्य में। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य में कृष्णा सोबती ने कुछ ऐसे चरित्र, ऐसे पात्र दिए हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जिसमें से हैं मित्रों, शाहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, कालजयी का अर्थ है काल से परे, जो कभी काल से खत्म नहीं होने वाली रचनाएं लिखी हैं भारत पाक विभाजन पर, उसमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। अर्थात उनका स्थान भी पहली लाइन में, पहली पंक्ति में स्थान है। बल्कि यह कहना उचित ही होगा, यशपाल ने के झूठा सच, राई मासूम रज्जा के आधा गांव, भीष्म साहनी के तमस, ये तीनों उपन्यास यशपाल ने झूठा सच भारत पाक विभाजन पर लिखा, राही मासूम रज्जा ने आधा गांव भारत पाक विभाजन पर लिखा और भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास भारत पाक विभाजन पर लिखा। उसी प्रकार कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा उपन्यास भारत पाक विभाजन पर एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। यहाँ एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है भारत पाक विभाजन पर। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। संस्मरण लेखन के क्षेत्र में यहाँ संस्मरण विद्या के अंतर्गत हम हसमत शीर्षक से नाम से एक रचना लिखी है कृष्णा सोबती का, जो कि हिंदी साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सर्जन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने ही व्यक्तित्व को एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका नाम रखा हसमत। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने अपने साहित्य लेखन में। उर्दू का बांकपन अर्थात उर्दू का टेढ़ापन, टेढ़े शब्दों का प्रयोग किया है। पंजाबी की जिंदा दिल्ली विद्यमान है उनके काव्य में, उनकी रचनाओं में। ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में
मौजूद हैं। मियाँ नसरुद्दीन जो कि अपने पाठ्यक्रम में हैं, शब्द चित्र है जो कि हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र किस रचना से लिया गया है? हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी क्या रुचियां हैं, स्वभाव का शब्द चित्र इस रचना में खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपनी मसीहाई अंदाज से, मसीहाई मतलब मसीहा ईसा मसीह को कहते हैं, और दूसरा कहते हैं मसीहा का अर्थ है जो मृतकों को जीवित करना और रोगियों को स्वस्थ करने वाले को मसीहा कहा जाता है। उसी अंदाज में, मसीहा के अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं, मतलब अपनी कौशल को, महारत का अर्थ है अपनी कौशल को, अपनी प्रवीणता, अपनी दक्षता को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, अपने धंधे को वो क्या दर्जा देते हैं? कला का दर्जा देते हैं मियाँ नसरुद्दीन, और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मियाँ नसरुद्दीन कार्य करके सीखने को ही असली हुनर या कौशल मानते हैं। अब पढ़ेंगे मूल पाठ मियाँ नसरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरह से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीह अंदाज का। अब लेखिका कृष्णा सोबती कहती हैं कि उस दिन मटिया महल की तरफ यदि नहीं गुजरते तो नानबाई से तात्पर्य है तरह तरह की रोटियां बनाने और बेचने का काम करने वाले को नानबाई कहा जाता है। उन नानबाई मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे जानते? लेखिका कृष्णा सोबती कहते हैं कैसे उठाते लुत्फ मतलब आनंद कैसे उठाते उस मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड्ढे मूले की ओर निकल गए। लेखिका कृष्णा सोबती कहती है एक दोपहर को जामा मस्जिद के आगे मटिया महल के गड्ढे मूला करते हैं इलाके को, उस इलाके के लिए निकल पड़े। एक निहायत कहते हैं अत्यंत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। निहायत का अर्थ है अत्यंत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट मतलब फटाफट आटे के ढेर को छानते हुए देखकर लेखिका कहती हैं कि हम ठिठक गए। सोचा सेवियों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियाँ किस लिए मशहूर है? मियाँ किस कारण प्रसिद्ध है? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने तो अंदर झांका तो पाया, झांका मतलब देखा, अंदर दुकान के अंदर देखा तो मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पक्का सेहरा, अर्थात कई मौसम उन्होंने पार किए हैं, कई वर्ष उन्होंने बिताए हैं। आंखों में काया भोलापन, काया का अर्थ है चालाकी से युक्त, भोलापन है उनकी आंखों में। पेशानी पर मंजे हुए कारीगर से तेवर, पेशानी कहते हैं ललाट माथा, पेशानी का अर्थ है ललाट, माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर दिखाई दे रहे हैं मियाँ नसरुद्दीन के। कृष्णा सोबती जी कहती हैं हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई फरमाई। लेखिका कहती हैं कि हमको ग्राहक अर्थात ग्राहक समझकर मियाँ ने हम पर नजर उठाई और बोला फरमाइए अर्थात हुक्म दीजिए। झिझक से कहा, लेखिका कहती है हमने झिझक से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने हैं, आपको वक्त हो तो, हमको कुछ एक दो सवाल पूछने हैं, आपको समय हो तो।
मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी मुगल दरबार में 5000 सेना रखने वाले सेनापति अधिपति को कहा जाता था। उसी अंदाज में यहाँ एक पदवी है पंच हजारी, उस पदवी जिसको प्राप्त हो उसकी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि आपको पूछना क्या है, ये तो बताइए। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो क्या? पत्रकार तो आप नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात हैं। अर्थात जो खोजबीन करते हैं उनकी हमको शरारत लगती है। हम तो अखबार बनाने वाले, अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि अखबार को जो बनाता है और अखबार को जो पढ़ता है दोनों को ही निठल्ला अर्थात निकम्मा समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी तो इससे क्या काम, जिस आदमी के पास में काम हो उससे अखबार वाले से कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं होता। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि आपने यहाँ पर आने की तकलीफ, यहाँ कष्ट उठाया है, तो पूछिए, बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया है। आपको लेखिका कृष्णा सोबती जी पूछती है मियाँ नसीरुद्दीन से कि आपने तरह तरह की रोटियां पकाने का जो इल्म है, अर्थात ये जो ज्ञान है, इल्म का अर्थ है ज्ञान, विद्या, आपने ये ज्ञान या विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की है, कहाँ से हासिल किया है। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। अर्थात मियाँ नसरुद्दीन कंचे कहते हैं संगमरमर, मार्बल को कहते हैं, मतलब आंखों की पुतलियों को हम और फेर कर कहा। फिर तरेर कर बोले, तरेर कर का अर्थ है घूर कर देखा, बोला क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? नान भाई विद्या लेने, ज्ञान लेने के लिए और जाएगा, अर्थात कहीं नहीं जाने वाला वो। क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास? नगीना साज से तात्पर्य है जो नगीना जड़ने का कार्य करते हैं। आईना साज से तात्पर्य है आईना बनाने वाले। मीना साज मतलब जो मीनाकारी करते हैं, रफूगर, रंगरेज मतलब, और तेली तबोली से सीखने जाएगा। ऐसा मियाँ नसरुद्दीन कवियत्री लेखिका कृष्णा सोबती से कहते हैं। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं ये तो हमारा खानदानी धंधा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही। यदि आप ज्ञान या इल्म का अर्थ है ज्ञान या विद्या, जो हमने सीखा है, वो जो सीखा है वो हमारे वालिद, वालिद का अर्थ है पिता। वालिद का अर्थ क्या है? पिता। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं हमारे पिता से ही सीखा है। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार का अर्थ है अपनाना। जो बाप दादा का हुनर था वही उनमें पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं जो हमारे बाप दादा का हुनर था, जो कौशल था, जो कला थी, उसी से हमने पाया है, अर्थात उसी से हमने सीखा है। वालिद अर्थात पिता, मरहूम, मरहूम का अर्थ है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके उठ जाने मतलब इस संसार को छोड़ देने पर भी हम आकर इसी ठिये, ठिये का अर्थ है इस भट्टी पर आकर बैठे हैं। आपके वालिद, लेखिका कहती हैं। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लम्हा भर मतलब क्षण भर के लिए किसी भट्टी में खो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया।
क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। वालिद का अर्थ है पिता। हमारे इस नानबाई के कार्य में मशहूर थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई गड्ढैया वाले के नाम से। मियाँ नसीरुद्दीन के पिताजी का नाम क्या था? याद रखना, मियाँ बरकत शाही नानबाई गड्ढैया वाले के नाम से। और उनके वालिद मतलब पिता के पिताजी अर्थात परदादा दादा साहिब, जिनका नाम था आला नानबाई मियाँ कलन, ये मियाँ नसरुद्दीन के दादाजी थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, ऐसा लेखिका पूछती है नसीरुद्दीन से। नसीहत कहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। नसीहत का अर्थ है सीख या शिक्षा। लेखिका पूछती है आपको दादा परदादा के द्वारा दी हुई कोई शिक्षा या सीख याद है? तो मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि कोई भी काम करने से होता है, नसीहतों से अर्थात सीख से या शिक्षा से नहीं। हाँ, बजा फरमाया। अर्थात लेखिका कहती हैं आपने ठीक बात कही है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे बीड़ी के, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही देते हैं। आपको कुछ निकलवाना चाहते हैं, आप कुछ कहलवाना चाहते हो तो हम आपको बता ही देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता था, उस्ताद का अर्थ है गुरु या शिक्षक के यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठता है, तो उस्ताद अर्थात गुरु या शिक्षक कहता है क अलीफ, बच्चा कहता है अलीफ। क बे, बच्चा कहता है बे। क जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और अर्थात और शागिर्द चुप सा परवान करता है। शागिर्द का अर्थ है शिष्य, शागिर्द। चुपचाप परवान मतलब प्रगति करता है, उन्नति की ओर बढ़ता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली मियाँ नसरुद्दीन ने। क्या कहा? कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? कृष्णा सोबती जी मियाँ नसरुद्दीन से वापस उसी बात पर लाती हैं। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो, मतलब इतने ज्ञानी हो, इतने सुकरात जैसे विद्वान हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न LKG की, न बैठा पक्की में, न UKG की, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों, जमात का अर्थ है कक्षा, श्रेणी, उन 3 कक्षाओं का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वहीं हम ही पर दागते रहे। निचोड़ का अर्थ है अपनी बात का सार निकालेंगे, पर तो उन्होंने बात का सार नहीं निकाला, वही बात आगे बताते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? कृष्णा सोबती जी से पूछते हैं मियाँ नसरुद्दीन। तो कृष्णा सोबती जी कहती हैं ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कलन के पोते
अपने बच्चे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। कौन? मियाँ नसरुद्दीन, जो कि किसके पोते थे? मियाँ कलन के पोते थे। और अपने बच्चे खुचे मतलब काफ़ी दांत उनके गिर गए थे, जो पीछे बच्चे कुचे दांत थे उन दांतों से खिलखिला करके हंसे। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है, जरा भी देर तो को मान लीजिए। मियाँ नसरुद्दीन क्या कहते हैं आगे? अपनी बात को दूसरी शिक्षा को स्पष्ट करते हुए बताते हैं, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, अर्थात आंच देना मतलब आग से तपाना, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? अर्थात नानबाई का हुनर सीधे सीधे नहीं सीखा जा सकता है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, अर्थात उन्होंने कृष्णा सोबती जी की ओर इस प्रकार देखा जैसे कि वो जवाब दे देगी। फिर बड़े मंजे अंदाज में कहा, मंजे हुए मतलब साफ सुथरे अंदाज में कहा। कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की बड़ी चीज होती है, शिक्षा भी बड़ी चीज होती है, ऐसा मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं। सिर हिलाया है साहिब, माना। अब लेखिका ने उसकी बात को मान लिया। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज यहाँ बैठे होते। खोमचा अर्थात एक बड़ी परात या थाल जिसमें रखकर फेरी वाले मिठाई आदि बेचते हैं, उनको कहते हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि यदि हमने यहाँ पर ये खोमचा आज नहीं लगाया होता तो यहाँ आकर क्या बैठते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात पर रुख मोड़ा, अर्थात लेखिका कहते हैं हमने उस बात को वहाँ से ध्यान हटा दिया। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका ने पूछा। मियाँ ने घूरा, बहुत सारे हैं पर खानदानी नहीं। सुनिए, बहुत सारे हैं नानबाई लेकिन खानदानी नहीं है। दिमाग में चक्कर काट गई एक बात, मतलब घूमने लगी। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत से ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? तो यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों से, दादाओं परदादाओं से बादशाह सलामत ने एक दिन यूं कहा, क्या मियाँ नानबाई कोई हमको ऐसी नई चीज़ खिला सकते हो? तो उन्होंने कहा, हुक्म दीजिए जहाँपना। जहाँपना राजा को कहते हैं, बादशाह को कहते हैं। बादशाह सलामत ने फरमाया, क्या फरमाया? कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। ऐसी चीज़ खिलानी है जो न तो आग से पकती है और न पानी से बनती है। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, अर्थात खूब सराहना की। तो मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं बिना आग के और बिना पानी की ऐसी चीज़ बना दी, और जिसको बादशाह सलामत ने खूब उनको खाई और खूब सराहना की, अर्थात कोई भी कार्य असंभव नहीं था, ऐसा मियाँ नसीरुद्दीन कहना चाहते हैं। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी? ऐसा लेखिका पूछती है मियाँ नसीरुद्दीन से। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि मियाँ नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रूखाई से बोले। रूखाई का अर्थ है उपेक्षित भाव से बोले, यह हम न बताएंगे। वो कहते हैं हम ये नहीं बताएंगे क्या बनाया था, बस आप इतना समझ लीजिए, इतना मतलब इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, मतलब कितनी भी परेशानी हो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती हैं। ये कहावत जो बनाई है मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं, तो ये हमारे बुजुर्गों पर खरी उतरती हैं। हमारे कर्तव्य मतलब हमारे बुजुर्गों के कार्यों पर पूरी रूप से सही उतरती हैं। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि नहीं है कि? लेखिका ने पूछा।
मियाँ ने तरेरा अर्थात घूर कर देखा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? आँच अर्थात आग की गर्मी से। सिर हिलाना पड़ा, फिर फरमाते हैं, अर्थात लेखिका को हाँ करना पड़ा उसकी बात को। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। रुमाली कहते हैं रुमाल जैसी पतली और बड़ी रोटी को, और लौंडिया का अर्थ है ग्रामीण भाषा में लड़की या छोकरी के लिए हीन अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या वो लौंडिया रुमाली अर्थात रुमाल जैसी पतली बड़ी रोटी लेने के लिए नहीं आई? मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत मतलब लेखिका कहती हैं कि मियाँ एक आपको बात और तकलीफ उठानी पड़ेगी बात बताने की। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, एक बीड़ी और जला ली। सो कुछ फुर्ती पा गए थे, उनमें कुछ स्फूर्ति आ गई। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे? मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि हमसे बात ही पूछेंगे, जान तो थोड़ी लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं अब जाने में भी कोई देरी नहीं है, क्योंकि 70 साल के हो चुके हैं। फिर भी जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर। वालिद अर्थात मियाँ नसीरुद्दीन के पिताजी 80 वर्ष के हुए थे तब स्वर्ग सिधारे थे, पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं इतने वर्ष की उम्र हमको मिले या न मिले, इस मजबून पर हमने कुछ कहते न बनाया तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। लेखिका पूछती है, मजबून का अर्थ है इस मामले को शांत करते हुए, इस मामले को आगे न बढ़ाते हुए लेखिका पूछती हैं कि अभी यही जानना है कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, बेरुखी मतलब अनमन, बिना मन के टोका, वह बात तो पहले हो चुकी, वो तो चुकी साहिब, पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका पूछती है मियाँ नसीरुद्दीन से, अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? बाल की खाल निकालने का मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ के तर्क वितर्क करना। कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? कह दिया आपको बादशाह के यहाँ काम करते थे। मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से कहते हैं, हम खींचानी हंसी हंसे, मतलब बिना मन के हम हंसी हंसे तो काफ़ी, पर जरा नाम लेने को तो उसे वक्त से मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब? आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। लेखिका कहती हैं मियाँ इस प्रकार हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो, हंसी मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। लेखिका कहती है हम दिल्ली के बादशाह का नाम जानना चाहते हैं जिसने आपने सेवा की है। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां बना बादशाह सलामत ही ना। मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं उनका नाम कौन नहीं जानता है, जहां पना बादशाह सलामत। लेखिका कहती कौन से बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींचकर अर्थात नाराज होकर कहा, फिर अल्ट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है? यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन लेखिका से कहते हैं कि आपको कौन सा बादशाह को पत्र लिखना है, चिट्ठी भेजना है, कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। आपको ऐसा कोई पत्र नहीं लिखना है, इसलिए नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला दिया।
बिटर बिटर अर्थात घूर घूर के उनके देखा तो सिर हिला लिया। अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बबन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। निपटे मतलब मुक्त हो जाए। यह बबन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रूखाई से जैसे फांक ही काट दियो, अर्थात रूखे मन से उस बात को काट दिया। अपने कारीगर हैं और कौन होंगे? मन में आया, लेखिका कहती है, मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आचार देख ये मजबून न छेड़ने का फैसला किया। मजबून अर्थात ये मामला न छेड़ने का फैसला लेखिका ने कर लिया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी का अर्थ है आपकी नौकरी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ, मतलब गिन कर मजदूरी देता हूँ। मजदूरी का अर्थ है मजदूरी। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 1 मन के 2 रुपये मजदूरी देता है और आटे के, और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। और 1 मन मैदे की मजदूरी कितनी है? 4 रुपये। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजबून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। इस मामले में मियाँ नसीरुद्दीन को कोई रुचि नहीं रही थी बाकी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। क्या बोले? बाकरखानी, शीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर सटाकर हमें घूर कर कहा। क्या कहा? तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, अर्थात पतली होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, ऐसा मियाँ नसरुद्दीन लेखिका कृष्णा सोबती से कहते हैं। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कूद गया, अर्थात आंखों के आगे कुछ चमक आ गई। एक लंबी सांस भरी और फिर गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गई वे जमाने, अर्थात पुराने जमाने में यादों में खो गई और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कदरदान अर्थात इज्जत करने वाले, जो पकाने और खाने की कदर करते थे वो चले गए हैं। मियाँ अब क्या रखा है? कृष्णा सोबती से कहते हैं अब क्या रखा है? निकाली तंदूरी, निगली और हजम। अब तो ऐसे लोग आते हैं कि तंदूरी को निकाला, तंदूर से रोटी को निकाला और निगली और हजम खा जाते हैं। इस प्रकार ये शब्द चित्र कृष्णा सोबती का मियाँ नसरुद्दीन यहीं ख़त्म होता है। विद्यार्थियों, आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।